ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट, जस्ट रिमेंबर माय नेम, दैट इज माय नेम इज अजिंक्य। एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए चलिए एक नया लेसन शुरू करते हैं आज। एंड शुरू करने के पहले मैं तुमको थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि आज हमारा जो टेक्निक होगा वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा पढ़ने के लिए। हम क्या करेंगे, तुम देख सकते हो अपने बुक में बहुत सारी जगह है जो एनसीईआरटी ने दी हुई है। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, टॉप पे, बॉटम पे, सब तरफ जगह दी है आपको लिखने के लिए। और हम लोग इस जगह का पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे और पैराग्राफ के बाजू में ही उसकी इंफॉर्मेशन लिख देंगे ताकि जब आप उसको पढ़ें तो आपके लिए काफी आसानी जाए। राइट, मतलब व्हेन यू आर रीडिंग एनसीईआरटी अगेन, खाली बेसिक उसके बाजू के पॉइंट पढ़ लेने के, एक्चुअल उसका कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि तुमको पता है बायोलॉजी के अंदर लिखा कुछ ज्यादा जाता है लेकिन उसको कहने की चीजें बहुत कम रहती है। लेकिन पैराग्राफ इतने लंबे रहते कि क्या बोलना। नाउ दिस लेसन इज गोइंग टू बी क्वाइट सिंपल बिकॉज फर्स्ट थिंग दिस इज अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लाइक मैक्सिमम चीजें हम लोग ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, लेकिन एज यू नो प्लांट डजंट हैव ब्रेन लाइक अस। तो उसका जो वर्किंग है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना अपना है। अपना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ह्यूमन प्लांट्स अगेन लाइफ प्रोसेस के जैसा ही, जैसे एनआरटी तुमने पढ़ा तो दोनों के बीच में था प्लांट्स एंड एनिमल्स, वैसे ही ये लेसन भी किसमें डिवाइडेड होगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स में कौन, हम, और हमारा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू प्लांट्स। और लास्ट में एक सेक्शन देखेंगे हार्मोन्स का ऑल्सो, हार्मोन्स इन ह्यूमंस एंड हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो हार्मोन्स क्या रहती हैं, क्या फायदा रहता है, वो भी देखेंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं लेसन के एकदम एकदम स्टार्टिंग से, एंड दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो उसके जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे ही साइड में पॉइंट्स भी लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन द मेंटेनेंस फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो बोल रहे हैं कि पिछले लेसन में हमने किस बारे में पढ़ा, मेंटेनेंस के बारे में। एज यू ऑलरेडी नो, हमने एनआरटी के बारे में पिछले लेसन में पढ़ा है। वी हैड स्टार्टेड a notion that if we something is moving it is alive। हमने ये भी देखा, हमने ये एक डेफिनेशन बनाई कि अगर कोई चीज मूव होती है तो उसे जिंदा कहा जाएगा। अगर कोई चीज मूव होती है तो वो जिंदा है। एंड दीज मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। तो वो ग्रोथ की वजह से होता है। बेसिकली दीज मूवमेंट्स आर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अगर आप प्लांट्स की बात कर रहे हो तो जैसे कि क्या होगा, आपने सीड लगाया, सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रोज। जैसे कि आपने जमीन में सीड लगाया तो उसके अंदर मूवमेंट क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसकी ग्रोथ हो रही है। एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू डेज। इट पुशेस, सॉइल को पुश करके निकलेगा बाहर। वो आपने सीड लगाया जमीन में और वो जमीन को फाड़ के या फिर जमीन को वो सरका के ऊपर चल रहा है, लाइक यू नो, ऊपर ग्रोथ हो रही है उसकी। एंड इसी ग्रोथ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट बोल रहे हैं। बट इफ द ग्रोथ वेयर टू बी स्टॉप्ड, अगर ग्रोथ स्टॉप की जाए, दीज मूवमेंट शुड नॉट हैपन। अगर प्लांट का ग्रोथ को हम लोग रुका दे कि भाई ग्रोथ नहीं होगी अभी, तो फिर क्या होगा, फिर तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, सो दैट मीन्स उसका मतलब क्या है कि यूर मूवमेंट विल नॉट बी विजिबल। प्लांट में मूवमेंट तो ऐसा दिखता ही नहीं है। हवा, हवा का छोड़ो, यू माइट थिंक दैट सर हवा जब चलती है तो प्लांट तो हिलता ही है ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट विच इज डन बाय सम अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे कि तुम जाके प्लांट को अगर हिलाओगे और बोलोगे सर देखो कितना हिल रहा है सर, तो वो तो तुम हिला रहे हो ना। तो तुम हिला रहे हो या फिर कोई एयर हिला रही है, दैट इज नॉट मूवमेंट। मूवमेंट शुड बी इंटरनल। तो प्लांट का मूवमेंट गायब हो जाता है अगर तुम उसका ग्रोथ का फैक्टर अगर रुका रहे हो तो। some movements as in many in animals and some plants are not connected with the growth। अब प्रॉब्लम ये है, कुछ ऐसे मूवमेंट है कि जिनका ग्रोथ के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि एक बिल्ली अगर भाग रही है तो अ कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बफेलोज च्यूइंग कड, दीज आर नॉट मूवमेंट्स कॉज्ड बाय ग्रोथ। मतलब यहां पर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है पूरे पैराग्राफ में। क्या, कि व्हेन समथिंग मूव्स इट इज अलाइव। हाँ, तो ये पहला पॉइंट है, वहां पे ये करके लिखो, एक डैश मार के। और तुम भी साथ में लिखना, मतलब कैसा, पूरा पैराग्राफ फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इफ समथिंग मूव्स इट इज अलाइव, राइट। समथिंग मूव्स लिखो वहां पे, समथिंग मूव्स, समथिंग मूव्स। तो वो क्या है, कोई अगर चीज हिलती है तो वो कैसा है, जिंदा है, इट्स अलाइव, इट्स अलाइव। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि कुछ मूवमेंट
ग्रोथ के रिलेटेड होती हैं। तो समटाइम्स द मूवमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ, समटाइम्स द मूवमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ, मतलब ग्रोथ की वजह से मूवमेंट है। और इसका एग्जाम्पल क्या देंगे हम लोग? एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल, कौन? प्लांट्स। एग्जाम्पल प्लांट्स, प्लांट्स ग्रोथ, प्लांट का ग्रोथ ही मूवमेंट है। एंड समटाइम्स द मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू ग्रोथ, समटाइम्स द मूवमेंट, जो मूवमेंट होती है ऑर्गेनिजम्स में, उसका और ग्रोथ का कोई रिलेशन नहीं होता। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल, इस इधर क्या लिखेंगे? प्लांट ग्रोथ, और इधर का क्या रिलेशन है? मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू ग्रोथ। एग्जाम्पल इज, अगर कोई बिल्ली भाग रही है, कैट रनिंग, तो कैट रनिंग मतलब क्या? वो ग्रोथ नहीं है लेकिन वो मूवमेंट है। एग्जाम्पल लिखो, कैट रनिंग। तो कैट रनिंग इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। दूसरे भी हैं, चिविंग कड़ वगैरह, लेकिन हमारे दो एग्जाम, एक एग्जाम्पल इज मोर देन सफिशिएंट। तो इफ समथिंग मूव्स इट इज अलाइव। अगर मूवमेंट हो रही है तो ग्रोथ है समटाइम्स, लेकिन वो सिर्फ प्लांट में है। ग्रोथ समटाइम्स कैन नॉट बी इक्वेटेड विद मूवमेंट, एंड दैट इज बेसिकली व्हेन द कैट रन्स। सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं लोग? व्हाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट विद लाइफ? हम ऐसे क्यों एसोसिएट करते हैं कि भाई कोई चीज मूव हो रही है तो वो लाइफ है? A possible answer is that we think of the movement as the response to the change in the environment of the organism. The cat may be running because it has seen a mouse. तो यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चीज मूव होती है, इसके पीछे क्या रीजन है? जैसे कि मान लो कोई कुत्ता भाग रहा है, या फिर बिल्ली भाग रही है, या फिर बफेलो च्यूइंग कर्ड, मतलब वो अपना चारा खा रही है। तो मेन क्वेश्चन यही है कि वो मूवमेंट क्यों हो रही है? तो दैट मूवमेंट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सम रीजन इन द एनवायरमेंट। अब जैसे कि क्या? जैसे कि बिल्ली भाग रही है, अब बिल्ली क्यों भाग रही है? मे भी उसको कोई चूहा दिख गया, उसको रास्ते में मे भी कोई चूहा दिख गया, तो एनवायरमेंट में चेंज आया उसके। एनवायरमेंट का चेंज यहाँ पर कौन है? वो चूहा दिखना, और उसकी वजह से बिल्ली भाग रही है। तो बिल्ली इसलिए मूव हुई क्योंकि एनवायरमेंट में कुछ चेंज हुआ। तो दिस माइट हैपन, वो एग्जांपल दे रहे। Not only that, we also think the movement as an attempt by living organism to use changes in their environment to their advantage. एडवांटेज के लिए करते हैं। अब जैसे कि बिल्ली किसी चूहे के पीछे भाग रही है, तो वो क्यों है? क्योंकि वो उसका खाना है, खाने के लिए भाग रही है। तो एडवांटेज है ना, वो मूवमेंट की वजह से उसको एडवांटेज मिल रहा है, उसको उसका खाना मिल रहा है बिल्ली को, अगर वो भागती है तो मूवमेंट की वजह से उसको फायदा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्लांट ग्रोज आउट इनटू द सनशाइन, चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन out of swinging. Buffaloes chew cud to help bark the, let's say, break up the tough food, so as to be able to digest it better. When bright light is focused on our eyes, or when we touch a hot object, we detect the change and respond to the movement in order to protect ourselves. तो बहुत सारे नीचे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। वो खाली इतना बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मूवमेंट क्यों होती है? एनवायरमेंट में चेंज होने की वजह से। किसके? ऑर्गेनिज्म के। तो वहां पे एरो करके लिखो, मूवमेंट रीजन। मूवमेंट क्यों होती है? मूवमेंट का रीजन क्या है? ओके, तो मूवमेंट का रीजन काफी सिंपल है। एंड व्हाट इज दैट? व्हाट इज द मूवमेंट रीजन? इट इज ड्यू टू द चेंज इन एनवायरमेंट। चेंज इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के अंदर चेंज आ रहा है, इसकी वजह से। कोई एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है ना? किसकी मूवमेंट पकड़ेंगे? कैट की मूवमेंट ले लो, कैट रनिंग। एग्जाम्पल, कैट रनिंग। ये हो गया मूवमेंट, ठीक है, ये हो गया मूवमेंट, दिस इज मूवमेंट। और क्यों भाग रही है? क्योंकि उसको चूहा दिख गया। ठीक है, सीन अ माउस, सीन अ माउस। सीन अ माउस क्या है? रीजन है उसका, मूवमेंट रीजन, मूवमेंट रीजन है वो। ओके, तो देख लो भाई, मूवमेंट क्यों हुई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज कुछ एनवायरमेंट में चेंज आया। जैसे कि बिल्ली भागी, तो क्यों भागी? बिल्ली का भागना इज द मूवमेंट। एंड क्यों भागी? क्योंकि उसको चूहा दिख गया। तो दैट इज द वन एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे दिए हुए हैं यहाँ पे, बट तुमने दो लिखे तो भी चलेगा। एक ओनली वन एग्जाम्पल रिलेटेड टू कैट. If we think a bit more about this, it becomes apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled. ये देख लो, इसको अंडरलाइन कर लो। क्या होता है अपना एक्शन? एनवायरमेंटली कंट्रोल रहता है। मतलब पहले मूवमेंट हुई, मूवमेंट एनवायरमेंट के अंदर कुछ चेंज हुआ इसलिए हुई,
एंड द मूवमेंट विच इज हैपनिंग इज कंट्रोल्ड मूवमेंट रहती है। एग्जाम्पल, जैसे कि देखो, अभी वो बिल्ली को चूहा दिख गया, अब बिल्ली ने क्या करना चाहिए, भागना चाहिए उसके पीछे, राइट? तो दैट इज द एक्शन, दैट इज द प्रॉपर एक्शन, कंट्रोल्ड एक्शन। लेकिन तुम सोचो, अगर एक आधा चूहा दिखा और बिल्ली उसके पीछे भागने की जगह पे नाच रही है, ठीक है, बिल्ली क्या कर रही है, नाच रही है मस्त, मतलब चूहे को देखे कि उसके पीछे भागने की जगह पे खुद ही नाच रही है, तो फिर क्या होगा, इट इज अनकंट्रोल्ड, मतलब इसमें कंट्रोल नहीं है, बिल्ली का खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है एक्शंस के ऊपर, उसने भागना चाहिए चूहे के पीछे, एक्चुअली वो क्या कर रही है उसकी जगह पे, नाच रही है। So that means three things are necessary: movement, which happens due to environment change, and the action that should be, उसके बाद जो एक्शन आएगी वो कैसे रहनी चाहिए, कंट्रोल्ड एक्शन होनी चाहिए। So each kind of change in the environment evokes an let's say appropriate movement and response. When we want to talk our friends in a class, we whisper rather than shouting loudly. जैसे कि वो और एक एग्जांपल क्या दे रहे हैं, मैंने तुमको बिल्ली का बताया, ये लोग तुमको तुम्हारे स्कूल का बता रहे हैं। जैसे कि तुम क्लास में जब बात करते हो दोस्त से, जब टीचर हो क्लास में वगैरह, तो तुम कैसे बात करते हो, एकदम स्लोली बात करते हो। अब ये कैसे कर पाते हो तुम, व्हाई नॉट लाउडली, क्यों नहीं बात करते, तुम कर नहीं सकते क्या, कर सकते हो, लेकिन क्यों नहीं करते, क्योंकि आपका एक्शन कंट्रोल्ड है, आपका डिसीजन एनवायरमेंट के ऊपर बेसिस पे है, क्योंकि एनवायरमेंट में कौन है, आपके आपके स्कूल के टीचर बैठे हुए हैं आपके क्लास में, ऑब्वियसली उनके सामने आप बात नहीं कर सकते जोर से। सो दैट मीन्स इधर मूवमेंट किसका हो गया, तुम्हारा टॉकिंग इज द मूवमेंट। तुम्हारा डिसीजन किसकी वजह से कंट्रोल हुआ, मतलब बेसिकली कौन था एनवायरमेंट में, द टीचर, और फिर तुमको कंट्रोल किसने किया, ब्रेन ने। योर ब्रेन हैज कंट्रोल्ड योर एक्शन थ्रू अ कंट्रोल्ड फेज, राइट? So clearly the movement to be made depends on the event that is triggering it. Therefore such control movement must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by only correct movement and response. तो एनवायरमेंट में जैसे चूहा दिखा, तो करेक्ट रिस्पॉन्स क्या था बिल्ली का, उसके पीछे भागना। क्या वो नाच सकती थी, यस, लेकिन वो करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं होता, गलत रिस्पॉन्स होता। इन अदर वर्ड्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम्स प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड coordination. In keeping with the general principle of body organization in multicellular organism, specialized tissues are used to provide these control and coordination activities. तो एक काम करते हैं हम ना, हमारा एक यहाँ पर एक के बाद एक पॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमारे 2 पैराग्राफ तो हो गए, ये तीसरा देख लेते हैं। पहला क्या लिखना है, बोलो, मूवमेंट होनी चाहिए क्या, यस। किसकी वजह से होती है, एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स में। और फिर कैसा आना चाहिए आपका जो एक्शन, वट एवर इट इज, इट शुड बी अ प्रॉपर रिस्पॉन्स, एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो लिखो, मूवमेंट क्यों होती है, मूवमेंट ड्यू टू एनवायरमेंट चेंज, राइट? चेंज इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के अंदर कुछ चेंज आया, चेंज इन एनवायरमेंट, एंड इसके बाद फिर आपका एक्शन कैसा चाहिए, अप्रोप्रिएट एक्शन चाहिए, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स या फिर अप्रोप्रिएट एक्शन, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, राइट? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, लिखो वहां पे, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड। और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कौन दे सकता है, देखो, मूवमेंट ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरमेंट, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इज नीडेड, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड। अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कौन देता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसा होगा, सब चीजें स्पेशल सेल करती हैं, तो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज आर यूज्ड फॉर दिस, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, डन विद स्पेशलाइज्ड टिश्यू। और हमारे इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू कौन है, वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू या फिर सेल, न्यूरॉन। हमारे बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू या फिर सेल वैसा कौन है कि जो ये काम कर सकता है हमारे जैसा, ये कोऑर्डिनेशन कंट्रोल का, न्यूरॉन, डन विद स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। एंड कौन सा स्पेसिफिक ऑर्गन, ब्रेन, ब्रेन के थ्रू करता है। ओके, सो लेट मी जस्ट रिवाइज दिस एंड फिर बताते हैं लेट्स से डिटेल में। कोई चीज अगर मूव करती है तो जिंदा है, मूवमेंट ग्रोथ इज इक्वल अगर प्लांट की बात कर रहे हैं, मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू ग्रोथ अगर कैट रनिंग बाकी के एग्जांपल देख रहे हैं।
मूवमेंट क्यों होती है? एनवायरमेंट में कुछ चेंज आया बोल के। एंड एनवायरमेंट में अगर चेंज आता भी है तो उसके लिए एक्शन कैसा लिया जाता है बाय ऑर्गेनिज्म? अ प्रॉपर एक्शन, एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आता है। और उसके लिए क्या चाहिए? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड दैट कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? स्पेशल ऑर्गन्स या फिर स्पेशल टिश्यू, स्पेशल सेल्स, लाइक हुम, लाइक न्यूरॉन एंड ब्रेन। ऐसा बात कर सकते हो। सबसे पहला, एनिमल्स का नर्वस सिस्टम, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमंस की। दे आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस। पहला, एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। अंडरलाइन करो, एग्जाम में आपको आ सकता है ये, कि कंट्रोल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है ना फॉर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। हाँ, तो उसमें कौन मदद करता है आपको? नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। अंडरलाइन कर लो, विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th। तो वहां पे 2 पॉइंट्स लिख दो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है? इट हैपेंस थ्रू नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू। और दूसरे नंबर पे कौन है? मस्कुलर टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू हेल्प्स इन दिस कोऑर्डिनेशन एंड मस्कुलर टिश्यू आल्सो हेल्प्स इन दिस। Touching an object is an urgent and dangerous situation for us. We need to detect it and respond to it. तो वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई किसी गर्म चीज को हम लोग हाथ लगाते हैं तो काफी डेंजरस है बॉडी के लिए, एंड इट्स वेरी अर्जेंट कि हम लोग उसके ऊपर कोई डिसीजन ले। तो हमको कैसे पता चलता है कि ये गर्म चीज है, हमने पीछे हाथ लेना चाहिए? सो ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ द नर्व सेल। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपके एनवायरमेंट से, वो आवाज रहो या फिर सपोज विजुअल एक्टिविटी हो, मतलब सब से तुम देखने की चीज बात कर रहे हो, स्मेल की बात कर रहे हो, या फिर टेस्ट की बात कर रहे हो, ये सब कुछ हमको कैसे पता चलता है? फ्रॉम द नर्व सेल्स। नर्व सेल के थ्रू इंफॉर्मेशन पता चलती है हमको ये। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर sense organs such as inner ear, nose, tongue, and so on. So gustatory receptors will detect taste, while olfactory receptors will detect smell. इसको अंडरलाइन कर लो। ये पहले समझ के लेते हैं कि व्हाट आर दीज। वो क्या बोल रहे हैं कि तुमको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का, करेक्ट? एक बार ठीक से देखो, पहले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था जो स्टार्टिंग में था लेसन में। उन्होंने बोला हमारी मूवमेंट तब होती है जब एनवायरमेंट में कुछ होता है। लेकिन तुमको कैसे पता चलेगा कि एनवायरमेंट में कुछ हुआ है? यू शुड नो नो कि भाई एनवायरमेंट में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सपोज हम लोग कोई मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब तुम्हारे पास एक सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू तुम पता कर सको कि एनवायरमेंट के अंदर क्या चेंज आ रहा है। अच्छा, जैसे कि अभी बिल्ली भाग रही थी चूहे के पीछे, तो बिल्ली को कैसे पता चला कि चूहा है बोल के वहां पे? बिकॉज इट गॉट दैट सेंस फ्रॉम द आईज। उसने देखा ना सामने, उसके पास आंखें हैं, आंखों के थ्रू देखा उसने। ओके, तो मतलब इन शॉर्ट, तुमको एनवायरमेंट का डिटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो एक ऐसा ऑर्गन चाहिए, ऐसा रिसेप्टर चाहिए कि जो आपको इंफॉर्मेशन देगा एनवायरमेंट से। ओके, तो ऐसे कौन रिसेप्टर्स है? जैसे कि टेस्ट का, टेस्ट मतलब अपनी जो टेस्ट रहती है वो कहाँ, क्या बोलते हैं उसको? गस्टेटरी रिसेप्टर्स। मतलब दीज आर बेसिकली, ये न्यूरो नर्व सेल ही हैं। और ये कहाँ पे रहते हैं बेसिकली? गस्टेटरी रिसेप्टर्स टंग के अंदर। वो टंग की बात कर रहे हैं। टेस्ट मतलब कहाँ से टेस्ट करोगे? टंग थ्रू ना। हाँ, तो एरो करके लिख दो वहां पे टंग। एंड ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स क्या है फिर? ऑल फैक्ट्री मतलब नाक के, स्मेल वाले, नोज। तो एग्जाम में आपको ये पूछ सकते हैं कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो है वो क्या, किस चीज के लिए रहता है? तो टेस्ट के लिए रहता है। एंड ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स फॉर स्मेल। एक वन लाइनर सेंटेंस हम लोग इसको लिखते हैं फॉर द एक्सप्लेनेशन। बोलो, ये पैराग्राफ के बारे में क्या सीखा तुमने? हमने ये सीखा कि एनवायरमेंट का जो चेंज है दैट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज ऑफ द नर्व सेल्स, या फिर सपोज लेट्स से इसके एग्जांपल गस्टेटरी रिसेप्टर्स एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। वहां पे एरो करके लिखो। एनवायरमेंट चेंज, एनवायरमेंट चेंज कैसे डिटेक्ट करते हो आप? एनवायरमेंट चेंज डिटेक्टेड बाय, डिटेक्टेड बाय, किसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं? एनवायरमेंट चेंज डिटेक्टेड बाय, डिटेक्टेड बाय व्हाट? डिटेक्टेड बाय सेंसरी ऑर्गन्स, या फिर तुम स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व सेल बोल सकते हो। स्पेशलाइज्ड
tips of some nerve cells. Environment change detected by specialized tips of nerve cell, ब्रैकेट में लिखना तुम्हारा ये सेंसरी ऑर्गन्स, मतलब जैसे कि तुम्हारी आंखें, नाक, कान, वो सब कुछ. नाउ द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड. हाँ, अभी मेन चीज, इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल कर रही है? नर्व सेल के थ्रू, राइट? अब ये रहा नर्व सेल का डायग्राम. दिस इज योर नर्व सेल. एग्जाम में ये डायग्राम भी पूछ सकते हैं और इसका वर्किंग भी पूछ सकते हैं. हालांकि वर्किंग इतनी हार्ड नहीं है, इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहला किसके ऊपर फोकस करना है आपको? ये बॉडी, सेल बॉडी के ऊपर. सेल बॉडी मतलब कौन है? ये वाला पार्ट, दैट इज योर सेल बॉडी. और फिर ये रूट जैसा जो बाहर निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं? दोज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स. क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स. ये जो रूट जैसा बाहर निकल रहा है ना, इट्स कॉल्ड डेंड्राइट. और फिर वो जो सेंटर का पार्ट है वो कौन है? सेल बॉडी. अब जो तुम्हारा सेल बॉडी है, सेल बॉडी के थ्रू दो चीजें निकलती हैं, एक डेंड्राइट रूट्स के जैसा, एंड एक्सॉन. एक एक्सॉन एक निकलता है. एक्सॉन इज जस्ट अ पार्ट की जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन आपकी पास होने वाली है. तो चलो पहले देखते हैं कि इंफॉर्मेशन आती कैसी है और फिर उसको ट्रांसफर कैसे किया जाता है. तो इंफॉर्मेशन हमने क्या बोला? टिप्स ऑफ द नर्व सेल डिटेक्ट करती हैं. टिप मतलब कौन सा? ये जो एंड्स है ना, ये रूट जैसे स्ट्रक्चर के जो एंड्स है वो डिटेक्ट करते हैं. किस चीज को डिटेक्ट करते हैं? सेंस करते हैं ऑफ एनी ऑफ द एनवायरमेंट चेंज. ओके, तो इनको क्या बोलते हैं? टिप्स ऑफ योर डेंड्राइट्स. ओके, तो डेंड्राइट्स के टिप क्या करते हैं? इस चेंज को महसूस करते हैं और उस पर्टिकुलर चेंज को वो किस में कन्वर्ट करते हैं? लेट्स से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में. तो ये जो जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है इसकी वजह से क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होती है. केमिकल रिएक्शन मतलब इन शॉर्ट आपका डेंड्राइट क्या कर रहा है? बाहर से इंफॉर्मेशन ले रहा है. केमिकल रिएक्शन टू किस में कन्वर्जन कर रहा है डेंड्राइट? केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज टू इलेक्ट्रिकल इंपल्स. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल इंपल्स? इलेक्ट्रिकल इंपल्स का मतलब होता है एक इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड एक एक मैसेज. एक इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड मैसेज की जो जनरेट हुआ है आपके किसकी वजह से? आपके नर्व एंडिंग्स की वजह से, मतलब बेसिकली डेंड्राइट्स की वजह से. तो डेंड्राइट ने इंफॉर्मेशन ली, इट गॉट कन्वर्टेड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल इंपल्स. किसका कन्वर्जन हुआ? मैसेज का. मैसेज गॉट कन्वर्टेड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल इंपल्स. अब वो किस में से जाएगा? सेल बॉडी. सेल बॉडी में से किधर जाएगा? एक्सॉन. या इसी पूरी इंफॉर्मेशन जा रही है एक्सॉन में से गई और कहां से निकल रही है? नर्व एंडिंग में से. नर्व एंडिंग में से वो इंफॉर्मेशन निकल रही है पूरी. अब प्रॉब्लम क्या है? मान लो ये जो लास्ट पार्ट है ना, वहां पे फिर से कन्वर्जन होता है आपका. किसमें से किसमें? इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू केमिकल रिएक्शन. फिर से कन्वर्जन होता है. मतलब जैसा पहला कन्वर्जन हुआ था केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल इंपल्स, अभी वही चीज उल्टी होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू केमिकल रिएक्शन. अब मेन क्वेश्चन, ऐसा होता क्यों है? व्हाई डज इट हैपन एंड इसका क्या लॉजिक है? Okay, so let me explain this, why it happens. अभी यहां पर वो डेंड्राइट को किसके फॉर्म में मिला था? केमिकल रिएक्शन. मेन क्वेश्चन वही है, वो कन्वर्ट करता क्यों है? व्हाट इज द नेसेसिटी? क्या वो खाली केमिकल्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता? वो नेक्स्ट वाले इसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन को? कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कैसा है कि केमिकल रिएक्शन जब तुम लेते हो तो इट्स अ स्लो वन. मतलब पूरे पार्टिकल का ट्रैवलिंग करना थ्रू द नर्व, इट विल बी वेरी स्लो. और हमारे को डिसीजन लेते रहने फास्ट. अब जैसे कि मान लो तुम सपोज किसी गर्म चीज को हाथ लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज हैपनिंग, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे हाथ ने उसको टच किया, वो इंफॉर्मेशन मान लो तुम्हारे ब्रेन तक जल्दी पहुंची नहीं. मतलब इट टुक सम टाइम, ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं, बहुत सारा समय लग गया. तो फिर क्या होगा? आपका हाथ जल जाएगा तब तक. मतलब ब्रेन के पास जब तक वो पहुंचेगा तुम्हारा हाथ तो जल चुका होगा बहुत सारा. फिर ब्रेन आपको इन्फॉर्मेशन देगा. मतलब केमिकल रिएक्शन से इंफॉर्मेशन भेजना बहुत ही स्लो प्रोसेस है. तो हम लोगों ने क्या कन्वर्ट कर लिया फिर? केमिकल रिएक्शन टू बेसिकली बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स. और इलेक्ट्रिसिटी पता है तुमको कितनी फास्ट रहती है? तो इलेक्ट्रिसिटी का स्पीड बढ़ गया, इसलिए हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया? इलेक्ट्रिकल इंपल्स. नाउ इट ट्रैवल थ्रू एक्सॉन, और एक्सॉन के थ्रू किधर गया? वो नर्व एंडिंग तक. अब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी है,
प्रॉब्लम क्या है, जो दूसरा न्यूरॉन है उसके पीछे का, वो गैप पे खड़ा है। कैसा खड़ा है? गैप पे खड़ा है। मतलब मान लो, इफ दिस इज द डेंड्राइट एंड द सेल बॉडी, दूसरे न्यूरॉन का, दूसरे न्यूरॉन का ये क्या है, बेसिकली बॉडी है, सेल बॉडी एंड द डेंड्राइट। अब देर इज अ गैप, आप देख सकते हैं यहां पर गैप है, एक गैप है। अब वो गैप को पार नहीं कर पा रहा, आपका जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो गैप को पार नहीं कर पा रहा, तो यहां पे फिर से कन्वर्जन किसमें से किसमें होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू केमिकल रिएक्शन, उल्टा होता है, उल्टा होता है। हो गया, फिर हो गया। मतलब पहला किसमें से किसमें हो गया, केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल इंपल्स, नाउ अभी इलेक्ट्रिकल इंपल्स अगेन टू केमिकल रिएक्शन, और फिर यही केमिकल दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर करवाया जाता है ऐसे। तो दीज आर द केमिकल्स की जो कौन डिटेक्ट करता है, डेंड्राइट, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट। Okay, so this is how they are traveling. The information travels like this. So let me ask about this. Okay. हाँ, ये तो ठीक है। At the end of the axon, the electrical impulse sets off release of some chemicals. These chemicals cross the gap of synapse. इसको underline कर लो please. वो जो गैप है ना आपके दो न्यूरॉन के बीच का, उसको गैप बोलते हैं या फिर साइनैप्स बोलते हैं। साइनैप्स या साइनैप्स इज नथिंग बट फैंसी टर्म है फॉर द गैप विच इज प्रेजेंट बिटवीन दी सपोज लेट्स से टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। बस वेरी सिंपल टर्म। ओके, बाकी तो जस्ट टाइम पास है। सिमिलर साइनैप फॉलोज लेट्स से फाइनली अलाउज डिलीवरी ऑफ सच इंपल्सिव फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स। नहीं, ये तो बेकार है, फिर ज्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर समझाने जैसा। It is thus no surprise that the nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells or neurons. तो इसलिए हम लोग नर्वस टिश्यू हमारी किससे बनी है, डेफिनेटली एक न्यूरॉन से, एंड स्पेशलाइज फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अनदर। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो आप इजीली बता पाओगे कि नर्वस टिश्यू किससे बनता होगा, नर्व सेल से, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं, तो उसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट देख लो, स्पेशलाइज फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अनदर। आपके बॉडी में सिग्नल्स को कैसे ट्रांसफर कराया जाता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। इसको अंडरलाइन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन इज पास विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है। ओके, एक काम कर लेते हैं, ये जो डायग्राम है ना ऊपर की, हम लोग इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। किसमें से किसमें कन्वर्जन हो रहा वो तो लिख दे वहां पे। Okay. चलिए, फर्स्ट पॉइंट कहां पे से कहां पे होता है, बेसिकली द फर्स्ट इज डेंड्राइट्स के ऊपर आता है, दैट इज केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल इंपल्स। हाँ, तो वो लिख दो सबसे पहला एरो करके। फर्स्ट डेंड्राइट, डेंड्राइट टिप। ओके, डेंड्राइट टिप के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल इंपल्स, केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल इंपल्स। सेकेंड पॉइंट, ये तो डेंड्राइट टिप के बारे में हो गया। बाद में कहां पे जाता है आपका सिग्नल, सेल बॉडी, सेल बॉडी के थ्रू कहां जाता है, सेल बॉडी के थ्रू जाता है एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद किधर जाता है, नर्व एंडिंग तक। उसके बाद कुछ नहीं, कन्वर्जन होता है नर्व एंडिंग पे, किस पे कन्वर्जन होता है, नर्व एंडिंग पे वो कन्वर्जन होता है इसमें का इसमें, इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू केमिकल रिएक्शन। हो गया। वहां पे एक ये एरो करके लिख देना, ये क्यों कन्वर्जन होता है, टू, फॉर व्हाट, टू कवर द गैप, या फिर टू क्रॉस गैप।
गैप को लेट से क्रॉस करने के लिए ये किया जाता है, और वो गैप को क्या नाम है? इट इज कॉल्ड एज साइनेप्स। ओके, हो गया। तो हमने प्रोसेस भी लिख दिया अभी। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन है अभी? एक्टिविटी 7.1 फिगर बोली है और बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर द ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। करेक्ट? आंसर देना है। सो उन्होंने क्या बोला है? तीन चीजें लोकेट करने के लिए बोला है उन्होंने इन द डायग्राम। तो पहला देख लो, वो बोल रहे हैं आइडेंटिफाई वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। पहले का आंसर बता सकते हो? वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, फर्स्ट वन का आंसर फ्रॉम लुकिंग एट द डायग्राम ऑफ योर न्यूरॉन। वेरी सिंपल आंसर। आप लेट से डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन कहाँ एक्वायर की जाती है। पहली इंफॉर्मेशन, यस, डेंड्राइट, एकदम सही बोले हो, डेंड्राइट पे। सेकंड क्वेश्चन, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। किसके थ्रू इंफॉर्मेशन आपकी ट्रैवल होती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोल के, एक्सॉन थ्रू। गुड, गुड। एंड वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। फिर से कन्वर्जन किधर होता है? कन्वर्जन फिर से मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू केमिकल रिएक्शन, नर्व एंडिंग। ओके, एरो करके लिखो वहां पे, नर्व एंडिंग। ओके, सो पहला एक्टिविटी 7.1, पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट। तो टेस्ट कैसा आता है बोल के, ऑब्वियसली शुगर का टेस्ट कैसा रहता है? स्वीट। स्वीट लिख दो वहां पे। ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब एंड द इंडेक्स फिंगर, नाउ ईट शुगर अगेन, इज देयर एनी डिफरेंस इन द टेस्ट। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आपका नाक दबा के रखो और फिर से शुगर मुंह के अंदर डालना है, और फिर आपको टेस्ट बताना है कि टेस्ट आ रही है क्या, इज देयर एनी डिफरेंस। ऑब्वियसली रहती है, देयर इज अ डिफरेंस, यस, देयर इज डिफरेंस, देयर इज डिफरेंस। उसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? सर्दी के वक्त तुमको जब ये होता है, सपोज लेट से सर्दी हो जाती है, तो आपका नाक पूरा ब्लॉक हो जाता है, राइट? और नाक ब्लॉक होने के बाद जब आप कोई चीज खाते हो, जब आपको सर्दी होती है तो किसी चीज का टेस्ट नहीं आता है। मतलब जो भी तुम खाना खाते हो, सब्जी खाते हो, और वट एवर यू आर ईटिंग, यू डोंट गेट द टेस्ट। हालांकि तुम्हारे जबान को कुछ नहीं हुआ है, तुमको टेस्ट कौन देता है? टंग देती है। तो सर्दी के वक्त ऐसा क्यों हो जाता है कि टेस्ट नहीं आ रही है? द रीजन इज क्यों, जो आपको टेस्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो आपका कौन बताता है? आपको ब्रेन बताता है। और ब्रेन किसके थ्रू बताता है? विथ योर टंग एंड नोज कंबाइंड। वो कंबाइन करके बताता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टंग से बता रहा है आपको टेस्ट, वो किससे बताता है? टंग एंड नाक दोनों के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके बनाता है वो। दैट इज द रीजन कि आपको सर्दी के वक्त आपको टेस्ट नहीं आती है। आपके सर्दी के वक्त आपके जबान को कुछ होता है क्या? नहीं। फिर भी टेस्ट नहीं जाती है ना? हाँ। वो क्यों? बिकॉज हु इज क्रिएटिंग द ट्रबल? आपका नाक बंद है, तो ब्रेन पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर एक काम कर लो, अंडरलाइन करके लिखो आंसर उसका, कि क्या होता है एग्जैक्टली देन। यस, देयर इज अ डिफरेंस, एंड व्हाट इज द रीजन? बिकॉज 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 ब्रेन gives brain gives information of test। अपने को इंफॉर्मेशन मिलती है ना ब्रेन के थ्रू, तो बिकॉज ब्रेन गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ टेस्ट थ्रू थ्रू इनपुट्स फ्रॉम थ्रू इनपुट्स फ्रॉम, किसके थ्रू इनपुट लेता है वो? दोनों की तरफ से, टंग, टंग ऑल्सो एंड नोज ऑल्सो, थ्रू इनपुट्स फ्रॉम टंग एंड नोज। ओके, और इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर लिख दो, वी डोंट गेट एनी टेस्ट, वी डोंट गेट एनी टेस्ट। एग्जाम में पूछ सकते हैं तुमको, एक आधा एग्जाम्पल दो इसका। वी डोंट गेट एनी टेस्ट, वी डोंट गेट एनी टेस्ट, या फिर फील एनी टेस्ट व्हेन वी हैव कोल्ड, व्हेन वी हैव कोल्ड, ठंडी
सर्दी जब होती है अपने को तो नहीं हो सकता, टेस्ट नहीं आती है. सो वी डोंट गेट एनी टेस्ट व्हेन वी हैव कोल्ड. तो अभी तक जो हमने टॉपिक देखे वो कैसा टाइम पास टॉपिक थे. तुम्हारे लोअर ग्रेड से बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूरॉन, कैसे काम करता है, साइनैप्स क्या रहता है, न्यूरॉन क्या फंक्शनिंग कैसा है, थोड़ा बहुत ये तुमको लोअर ग्रेड में हुआ है 8th स्टैंडर्ड में. बट नाउ वी आर गोइंग टू गो इनटू द समथिंग कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन. हालांकि रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में तुमको थोड़ा सा पता है, लेकिन वो काम कैसे करता है हमको वो देखना है. सो रिफ्लेक्स, व्हाट एग्जैक्टली इज रिफ्लेक्स, एक एग्जांपल देख लेते हैं. रिफ्लेक्स का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? किसी गर्म चीज को जब तुम हाथ लगाते हो तो एकदम से हाथ पीछे ले लेते हो. किसी गर्म चीज को जब तुम हाथ लगाते हो तो एकदम पीछे लेते हो ना, उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. क्योंकि ब्रेन उसमें सोचता नहीं है, उसमें ब्रेन सोचता नहीं है, जब का जब भी जो ऑटोमेटिकली वो डिसीजन लिया जाता है. वी जस्ट वांट टू नो ये रिफ्लेक्स एक्शन आता कहां से है, होता क्यों है, और ये इतना फास्ट क्यों है, और इसमें ब्रेन क्या पार्ट प्ले करता है. मतलब रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, पूरा बॉडी का जो मूवमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन एक्शन, और वो एक्शन कंट्रोल रही तो अच्छा रहता है, अनकंट्रोल रही तो कुछ भी हो सकता है. जैसे कि मान लो बिल्ली ने चूहे को देख लिया और वो भागने की जगह पे डांस कर रही है, दिस इज नॉट लेट्स से क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेबल. ये एक्सेप्टेबल नहीं है. तो इन द सेम वे रिफ्लेक्स एक्शन का कुछ पर्पस होगा ना, सम काइंड ऑफ पर्पस, ओनली देन इट इज देयर. तो लेट अस सी क्या पर्पस है, क्या काम है. Reflex is the word we use very commonly when we talk about something, some sudden action in response to something in the environment. लेकिन उसको तो रिस्पॉन्स बोलते हैं ना. मतलब अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आ रहा है, और सपोज उसके उसके अगेंस्ट में हम लोग कुछ कर रहे हैं, बेसिकली इट इज रिस्पॉन्स. लेकिन ये क्या है, सडन एक्शन अगर हुई तो रिफ्लेक्स मतलब क्या रहता है, बेसिकली रिस्पॉन्स ड्यू टू सडन एक्शन. हाँ तो लिखो उसका डेफिनेशन वहीं पे शॉर्ट में. रिफ्लेक्स मतलब क्या है, रिस्पॉन्स टू सडन एक्शन इन द एनवायरमेंट. रिस्पॉन्स टू सडन एक्शन, एनवायरमेंट में कुछ एकदम से हो गया तो आप ये जो एक्शन लेते हो उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं. जैसे कि वो गर्म ऑब्जेक्ट एकदम से हो गया, सडन एक्शन था, वो तुमने हाथ लगाया, तुमको पता ही नहीं था कि वो चीज गर्म है, एकदम से कुछ चेंज आया एनवायरमेंट में तुम्हारे, तुमने जब का जब क्या कर लिए, हाथ को पीछे ले लिया. तो बेसिकली दैट इज नथिंग बट सडन एक्शन. सो रिस्पॉन्स टू सडन एक्शन in environment, that is called as reflex. We say I jumped out of the way of the bus reflexly, I pulled my hand from the flame reflexly, or I was so hungry my mouth started watering reflexly. What exactly do we mean? A common idea in such an examples is that we do something without thinking about it. ये दूसरा definition है उसका. This is another definition. We do something without thinking about it is also called as reflex action. मतलब हम लोग उसके बारे में सोचते नहीं है उसका. यहाँ पे आरो करके लिखो, डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट. डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट. अब इसका क्या मतलब है, देखो, तुमने अगर कोई गर्म चीज है, गर्म चीज के ऊपर हाथ रख दिया तुमने, तो तुम क्या सोचते बैठते हो क्या, हाँ यार कितनी गर्म है, अब मैं हाथ निकालू कि न को निकालू. हाँ ये सोचते बैठते क्या अपन, क्यों सच में कितनी गर्म है यार, और मैं हाथ पीछे लूं कि न लूं. सोचने ऐसा कुछ है नहीं उसमें, पीछे लेना ही लेना है. Okay, so this is the point we are talking about. We don't think about these actions, we just do it. Yet there are situations where we are responding with some action to the changes in our environment. How is control and coordination achieved in such situation? अब मेन क्वेश्चन वही है. अगर ये सडन एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन, जिसके अंदर हम लोग कुछ सोच नहीं रहे, दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ये एक्शन कर रहे हैं, लेकिन इट शुड बी कंट्रोल्ड. नो, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं. तो यस देयर इज तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वी हैव टू सी इन रिफ्लेक्स एक्शन. तो चलो देखते हैं. यहां तक बोलो, क्योंकि रिफ्लेक्स का मीनिंग पता चला होगा तो ही वी कैन डिस्कस द रेस्ट ऑफ द थिंग्स तुमको. लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि तुम्हारा जितना डिटेल्स है दैट कैन बी एक्सप्लेन टू यू प्रॉपर्ली. सो थियोरेटिकली हम लोग लेसन के स्टार्टिंग से क्या पढ़ रहे हैं, लेसन का नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस लेसन में, हम लोग ऐसा साइंस पढ़ रहे हैं कि जिसके अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि बॉडी का कंट्रोल कैसे होता है. मतलब एनी काइंड ऑफ कंट्रोल, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, जैसे कि मैं हाथ हिला रहा हूं तो वो, या फिर मुंह हिला रहा हूं वो कैसे हो पा रहा है, हाथ जो हिला रहा हूं वो कैसे हो रहा है, या फिर मुझे कोई, मैं किसी गर्म चीज पे हाथ रखता हूं तो वो कैसे फील होता है, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं.
तो सबसे पहला उसमें का कौन सा देखने वाले हम लोग? रिफ्लेक्स एक्शन, वन ऑफ द थिंग्स विच वी डू। तो जैसे कि कोई गर्म चीज के ऊपर जब हम हाथ रखते हैं, या फिर तुम चाय पी रहे हो, मान लो तुम्हारी मम्मी ने चाय बनाई तुम्हारे लिए, और तुमने पहला सिप लिया और तुमको बहुत गर्म लगा हो, तो एकदम से कैसे अपन जबान पीछे खींच लेते हैं, मुंह पीछे खींच लेते हैं और वो आगे कर लेते हैं, हमारा जो सॉसर है बेसिकली। तो वो क्यों होता है? दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। वही रिफ्लेक्स एक्शन है। हमको यही देखना है कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है हमारी एकदम से सडन, इसको कंट्रोल कौन करता है? हु कंट्रोल्स इट? क्योंकि हम तो सोच भी नहीं रहे उसके बारे में। तुम क्या सोचते हो क्या जब चाय पीते होगी कि हाँ यार क्या गर्म लग रहा, अभी तो इसको सपोज अपन पी नहीं सकते, इसको थोड़ा सा और ठंडा होने देंगे, ऐसा सोचते क्या अपन? एकदम से निकाल लेते ना अपने मुंह से वो, और सपोज समटाइम्स इतना गर्म होता तो थूक भी देते हैं। तो वी जस्ट वांट टू नो हाउ डू वी अचीव दिस, ये एक्शन कैसे कर लेते हैं हम लोग। मतलब जैसे है ना वो बाहुबली किसमें, कि मेरे सबसे मेरे बारे में इतना सपोलेटर से तुम दुश्मनी के जैसा सोचते हो, लेकिन फिर भी मेरे लिए जान कैसे दे सकते हो, कैसे कर लेते हो कटप्पा ये। हाँ, तो वो जो वैसा डायलॉग है, तो वी जस्ट वांट टू नो हाउ आवर बॉडी डज दिस, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे कर लेती है, इवन दो इट इज सडन वी डोंट थिंक अबाउट इट, हाउ आवर बॉडी इज डूइंग इट, दैट इज व्हाट वी वांट टू नो। ठीक है, तो आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट वाला पार्ट। लेट अस कंसिडर दिस फर्दर। अच्छा, वो और कंसिडर करने के लिए बोल रहे तुमको। टेक वन ऑफ आवर एग्जांपल, टचिंग अ फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। ऑब्वियसली किसी आग को तुम अगर हाथ लगा रहे हो, फ्लेम को हाथ लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी डेंजरस। हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड? हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे बोले, तो वन सीमिंगली सिंपली वे इज टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न एंड देयरफॉर मूव अवर हैंड। वो तुमको लॉजिक बता रहे हैं कि आदमी का थिंकिंग प्रोसेस कैसे है। थिंकिंग प्रोसेस, ओके, तो आदमी क्या सोचेगा? पहले उसमें हाथ डालेगा, फिर वो सोचेगा कि हाँ इससे तो हाथ जल जाएगा, और वो जलने के डर से हम लोग हाथ पीछे खींच लेंगे ऐसा। बट ये तो थिंकिंग हो गई ना। ये आंसर किसके ऊपर डिपेंड करता है? थिंकिंग के ऊपर। लेकिन तुम्हारे पास उतना समय है क्या? जैसे कि मान लो तुमने आग में हाथ डाल दिया, और तुम दिमाग में सोच रहे हो कि हाँ यार इससे तो हाथ जल जाएगा, हम लोग पीछे ले लेते हैं। इतना टाइम है क्या सोचने के लिए? तब तक तो हाथ जला देगा वो। ओके, तो इसलिए क्या करना है, वी नीड समथिंग मोर फास्ट, थोड़ा और फास्ट चाहिए उनको। If nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is likely to involve the creation of such impulses. तो obviously impulse बनेगा इसमें से। Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons. तो thinking is very complex activity. तुम बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे हो, बर्न कैसे होगा, हाथ को मूव करने का कि नहीं, सो यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट मेनी ऑफ द फैक्टर्स, तो इट इज गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग। मतलब इन शॉर्ट वो क्या बोल रहे, द डिसीजन, मतलब कुछ एग्जाम्पल में इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। द डिसीजन इज, जो थिंकिंग प्रोसेस का डिसीजन है, इट्स स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। स्लो भी है, टाइम भी कंज्यूम करता है, एंड मोर ओवर और एक क्या नाटक है उसमें, इट्स कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। इट्स कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो, कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। ओके, आगे देखते हैं। Now, if this is the case, there is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense network of interactly, let's say, let's say neurons. तो कैसे arranged है वो? Dense networks of intricately arranged neurons. इसका मतलब क्या है? Let's say intricately का मतलब है वो एक दूसरे के अंदर connected है, dense network है एक ही जगह पे। क्योंकि तुमको बहुत सारा थिंकिंग प्रोसेस करना है ना, तो इट शुड बी कनेक्टेड। It sits in the forward end of the skull and receives signal from all over the body, which it thinks out before responding to them. तो ये पूरा नेटवर्क कहां पे है थिंकिंग प्रोसेस का? इट इज इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, मतलब सामने, अपने स्कल के सामने वाले हिस्से में है। कौन? द डेंस नेटवर्क जिसकी बात कर रहे हैं, मतलब ब्रेन की बात कर रहे हैं बेसिकली। ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव द सिग्नल्स, दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल must be connected to the nerves from the various parts of the body. अब तुम ये समझ लो, ब्रेन इज समथिंग लाइक अ कंप्यूटर। मतलब उसको इंफॉर्मेशन जब तक तुम न दो, वो कुछ कर नहीं सकता है। मतलब इट्स वेरी फास्ट, उसके पास नेटवर्क है कि जो थिंक कर सकता है, सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है, लेकिन उसको इनपुट चाहिए ना। और वो इनपुट कहां से मिलेगा? सेंसरी ऑर्गन से। और सेंसरी ऑर्गन और ब्रेन को कौन कनेक्ट कर रहा है?
न्यूरॉन। मतलब हमारा थिंकिंग कौन करने वाला है? ब्रेन। इंफॉर्मेशन कहां मिल रही है? सेंसरी ऑर्गन से। और बीच में से कौन है फिर लेके जाने के लिए मैसेजेस? न्यूरॉन्स। दिस इज हाउ आवर बॉडी इज वर्किंग. Obviously, in order to receive these signals, it has to be connected. Similarly, if the part of the brain is to instruct muscles to move, nerve cell must be carry the signal back to different parts of the body. If all of this is done when we touch a hard object, it would make enough time for us to get burnt. तो देखते हैं प्रोसेस क्या है. डिटेक्शन कहाँ हुआ बोलो? डिटेक्शन किसने किया? आपके स्किन ने. मैं स्किन बोल लूं या हैंड बोल लूं? एक काम कर लेता हूं, मैं स्किन बोल लेता हूं. तुम्हारे स्किन ने डिटेक्ट किया, तुम गर्म चीज के ऊपर हाथ रखे, स्किन ने डिटेक्ट किया. वहां से सिग्नल किसके पास गया? न्यूरॉन्स थ्रू. न्यूरॉन्स थ्रू किसके पास गया? ब्रेन के पास गया. न्यूरॉन्स थ्रू कहां गया? ब्रेन के पास गया. करेक्ट. अब ब्रेन ने कुछ डिसीजन लिया उसके ऊपर कि हाथ वहां पे रखना है कि पीछे लेना है, क्योंकि तो वो तो गर्म लग रहा. तो ब्रेन क्या करता है? वापस वो मैसेज किसको भेजता है? न्यूरॉन्स को. हाँ, लेकिन वहां पे सोचता है वो. मेनली वो क्या करता है? सोचता है वहां पे. ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं. लेट अस मॉडिफाई दिस डायग्राम कंप्लीटली. पूरा ही डायग्राम को मॉडिफाई करते हैं. ओके, यहां तक ठीक है. तुम्हारा सबसे पहला किसने डिटेक्ट किया? रिसेप्टर्स. ठीक है, किसने डिटेक्ट किया? रिसेप्टर्स. मतलब स्किन बेसिकली. रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया. उसके बाद पूरा कहां पे गया? स्पाइनल कॉर्ड में. पूरा कहां जाता है? न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में. स्पाइनल कॉर्ड मतलब कौन सा? तुम्हारा रीढ़ का हड्डी पिछले जो रहता है, तो बेसिकली उसके अंदर जो रहता है थिंकिंग वाला पार्ट, एक डेंस नेटवर्क, स्पाइनल कॉर्ड. ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड में गया. स्पाइनल कॉर्ड के बाद किधर गया? वो ब्रेन के पास. ब्रेन उसको क्या करने लग गया? थिंक करने लग गया. ब्रेन स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट. सोचने के बाद उसने डिसीजन किसके पास दिया? स्पाइनल कॉर्ड के पास. स्पाइनल कॉर्ड ने वही डिसीजन किसके पास भेजा? न्यूरॉन के पास, न्यूरॉन के थ्रू. और किसके पास भेजा उसने? मसल सेल के पास. मसल. मसल सेल क्यों? वो हाथ पीछे हटाने के लिए. हाथ पीछे हटाने के लिए मसल यूज करना पड़ेगा ना. ओके, तो मसल को सिग्नल भेज रहा है ब्रेन की भाई पीछे ले ले. अब तुम बताओ, बाय वॉचिंग दिस डायग्राम, तुमको नहीं लगता ये काफी लंबा प्रोसेस है? इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम. बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है. रिसेप्टर से फिर न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर ब्रेन, फिर थिंकिंग करेगा वो कि पीछे हाथ लेने का कि नहीं. एंड फिर वो डिसीजन देगा अपना कि जो स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन मसल के पास जाएगा. ये तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है. तो एक बार साइड में लिख दो ये, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई टाइम कंज्यूमिंग क्यों है. इधर एरो करके लिखना टाइम कंज्यूमिंग. टाइम कंज्यूमिंग. स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन वो डायग्राम कैसा इनकम्प्लीट रहेगा इसलिए मैंने तुमको लिख के दे दिया वहां पे. ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं? लेट मी जस्ट टेल यू. देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है. अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे. ठीक है, 1 मिनट. अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है. अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है. देखो, दिस इज फॉर प्लस. ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है. ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है. मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया. अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस. आप जितना बड़ा लोगे, जैसे जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट. 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000. अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000. तो 12 महीने का 20,000 हो जाता. लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000. तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा. जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो. बहुत इजीली आपको, लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा. दैट इज 48 मंथ्स. तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000.
ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स, मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार।
तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है। कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का। इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सब लेट से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन। आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको, लेट से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से। तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन अकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए, एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है, एंड यू विल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना।
for CBSE class 9th and 10th. तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स. Then we have CBSE class 10th के लिए grammar on point for Hindi, English and French, and also Power Pack batch for complete social science that has been started for class 10. So ये batches हैं, and also there is a free test series Quizzards of English 2.0 and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCERT for class 9th and for class 10th. Thank you so much.